अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज रोमा हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो कहीं सैर कर रही हैं आज़ाद कश्मीर की, और उम्मीद ये है कि जब वो वापस आएंगी तरोताज़ा होंगी, नई नई खबरें उनके पास होंगी हमारे लिए, और हमें बताएंगी कि कहाँ कहाँ वो फिर के आई हैं। वहाँ पे जो इलाके हैं, कोई बात इसमें शक की बात नहीं है कि बड़े खूबसूरत इलाके हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हों, कश्मीर के इलाका जात हों, नीलम वैली हो, वो तमाम की तमाम इंतहाई खूबसूरत है। हमारे साथ हरमीत अलबत्ता मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। वालेकुम सलाम। सर श्रीकांत सर, कैसे हैं आप? और आज रहमा को हम यकीनन मिस कर रहे हैं, बल आप बात भी अच्छी है कि ज़्यादा ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा तफरी मकामात है उसका सैर करना चाहिए। उमूमन हम वीकली तो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे आप वहाँ की जो ग्रीनरी है, वहाँ की जो खूबसूरती है, तो उससे जब महसूस होते हैं तो दोबारा काम करने का दिल कर, दोबारा जब आप ड्यूटी पे आते हैं तो आवाज़ नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर में, मतलब जब वो ये रिजॉल्व हो जाएगा तो इसको दोबारा शुरू करेंगे। हम अपने शो का आगाज़ करते हैं आज के रन डाउन से, और उसमें सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम डेली डोज शुरू किया करते हैं। डेली डोज में आपको बताऊंगा। उसके बाद अदालतों के अंदर ये जो कत्ल की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। वकास अब्रेज़ खान हमारे साथ मौजूद होंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ कि कातिल अदालतों के अंदर किसी न किसी भेस में छुप के पहुँचे, अपने साथ असला भी ले आए, असला उनका चेक नहीं हो पाया और उन्होंने अपने मुखालफिन का कत्ल कर दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। ये जो चमकती स्क्रीन है, इससे आँखों के ऊपर क्या मुज़र असरात होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की आँखों के ऊपर क्या मुज़र असरात होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शमशाद माहिर अमराज़ चश्म मौजूद होंगे। इसके बाद ये जो 3 साल में हुकूमत की तरफ से इक़दामात होने के बावजूद ये हुआ है कि होशरुबा इजाफ़ा कीमतों में हो गया, इंतहाई महंगी चीज़ें मिल रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आसिम रज़ा खान, चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद होंगे। आटे के बारे में कहा जा रहा है, 3-4 दिन पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे जिक्र किया था कि सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है आटे के ऊपर, गंदम के ऊपर, जिसकी वजह से 1940 से भी ऊपर चला गया आटे का, गंदम का थैला। उसके असरात क्या पड़ेंगे? 40 मन का जो गंदम का थैला है, उसके क्या असरात पड़ेंगे आटे के ऊपर आने वाले दिनों में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वादी सवाद के खूबसूरत पैकेज हम शामिल करेंगे, आपको दिखाएंगे। नो टाइम टू डाई, जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे, ये दिखाएंगे। और आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना पहला वनडे खेलेगा, तो हमारे साथ चौधरी इरफान ज़हीर होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं आपको चल के लेके जाता हूँ सबसे पहले डेली डोज की तरफ। आज की डेली डोज एक अजूबा ही है, उसको कहना चाहिए, जो सऊदी अरब से हमने शामिल किया है। सबसे पहली खबर ये है कि एक ऐसी चट्टान है जो इस्तादा है एक उभार के ऊपर, जिसको रेतले पत्थर कहा जाता है, सैंडस्टोन के ऊपर। इस चट्टान की खूबसूरती ये है कि दरमियान में से इस तरह से कटी हुई है बराबर के हिस्सों में, कि जिसको कहते हैं कि जैसे छुरी से मक्खन काट दिया जाता है, उस तरीके से ये है। और ज़ियादान भी हैरान है कि ये किस तरीके से इतनी शानदार तरीके पे कटी हुई है। कहा यह जाता है कि शायद 4000 साल से भी पहले ये चट्टान ज़लज़ले के नतीजे में इस तरह कट गई थी और ऐन दरमियान से कटी गई है। इतने हमवार अंदाज में ये जो कटी हुई है, इसी के बारे में सब लोग परेशान है, हैरान है। दुनिया जहान से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत शोपीस की तरह ये नज़र आती है दूर से देखने में, और अजूबा ही है, हम तो यही कहेंगे। अगली खबर हम शामिल करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जूते, इसके बारे में आपको बताएं, जर्मनी में तैयार किए जाते हैं। आमतौर पे वो लोग जिनके पैरों का साइज़ बड़ा होता है। मुझे इसे याद आया कि शोएब अख्तर के पैर एक तो ज़रा डिफरेंट थे, वो फ्लैट फुट है वो कहते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो बड़े साइज़ के जूते पहनते हैं, तो उनको ख़ास तौर पे बनवाने पड़ते थे जूते बड़े साइज़ के। ये जो है म्यूस्टरलांड में ऐसे लोगों के बारे में जर्मनी में जूते बनाए जाते हैं जिनका पैर का साइज़ बड़ा है। ये जो वेसल्स नामी आर्टिस्ट हैं जो ये जूते तैयार करते हैं ख़ास तौर पे, इनके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया में जितने भी बड़े साइज़ के पैर होते हैं उनके ये जूते तैयार करते हैं। इन्होंने हाल ही में जनूबी अमेरिका जाके एक लड़के के पैर का साइज़ लिया जिसका पैर का साइज़ 66 है। आज तक कहा जाता है कि इतने बड़े पैर किसी के नहीं हुए। तो ये जाके इन्होंने साइज़ लिया, उनके इन्होंने जूते तैयार किए।
यानी 44 सेंटीमीटर लंबे पैर हैं इस बच्चे के, जिसके लिए इन्होंने जूते तैयार किए हैं। ये एक अजूबा है, ये भी के लिहाज से देखा जाए तो। अगली खबर हमारे पास ये है कि टिकटॉक का खुदकुशी करने वालों के बारे में एक ज़बरदस्त कदम है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में खुदकुशी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, दुनिया जहान में लोग इस तरफ माइल होते हैं। तो टिकटॉक ने एक ऐसा ऐप, एक आप कह लें एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें सार्फिन के खुदकुशी की तरफ जाने रुझानात को कमी करने में मदद मिलेगी। वो ऐसे उनके साथ इन्वॉल्व करेगा उनको, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ऐसे रुझानात ख़त्म करने के लिए उसमें मुआविन साबित होगा। ऐसी वेबसाइट्स भी, ऐसी चीज़ें भी जिसको सर्च करते हैं लोग और उस तरफ जाते हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बारे में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि टिकटॉक काफ़ी इक़दाम उठा रहे हैं, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों, हम तो यही आपको कहते हैं कि ख़ुदकुशी की तरफ माइल हो जाते हैं, जबकि ऐसी अब साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप चले जाएं तो आप ये जान सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट आपको मदद देगा, आपके ख़यालात मनफी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आपको साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं तो वही इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब टिकटॉक ने शुरू की हैं, तो टिकटॉक को इस मामले में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम अगली खबर शामिल करते हैं। चीन का पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के साथ मिलकर जंगी मशकों का एक एहतमाम किया गया, आगाज़ उसका हुआ है, जिसको कहते हैं शेयर्ड डेस्टिनी। इसके बारे में कहा जाता है ये एक जंगी मशक़ें हैं जो चीन ने शुरू की हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि 4 मुल्कों के 1000 से ज़ायद फ़ौजी इसमें शिरकत करेंगे। इनके बारे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। मुश्तरका कमान के तहत आर्जी ऑपरेटिंग अड्डों की तामीर, गार्ड गश्त, मुसल्ह हिफाजत, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, तशद्दुद, दहशतगर्द हमलों का जवाब, इस तरह की इक़दामात जो हैं ये देखे जाएंगे। ये फ़ौजी तरबियत हासिल की जाएगी, करीबी ताउन एक दूसरों के साथ लोगों ने किया इन मशक़ों में, और ये जो आइंदा उम्मीद है कि ये मशक़ें हेल्प करेगी लोगों को इस तरह के वाक़यात को इसमें कम करने में मदद देगी। तो ये हमारी डेली डोज है। 1-2 चीज़ें और हम शामिल कर लेते हैं। हम अमेरिका से जैसे जानते हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में एक तरह की शिकस्त के बाद अपने यहाँ से फ़ौजियों का जो इनखला किया, उसके बाद एक पाकिस्तान के बारे में ब्लेम गेम की सी सूरत हाल है जो इस वक्त जारी है। और कल फ़ॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान के अमेरिका को ये कहा भी कि आपने ये जो नई ब्लेम गेम की है इसमें पाकिस्तान का मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराया जाए। ब्लिंकन जो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले अपने एक बयान में पाकिस्तान पे इल्ज़ाम दिया और उन्होंने कहा कि हम 20 साल जो पाकिस्तान का रोल रहा है अफ़गानिस्तान में, उसके बारे में हम देखेंगे कि वो रोल किस तरह का रहा है, और हम ये देखेंगे कि क्या पाकिस्तान हाबर तो नहीं करता रहा दहशतगर्दों को। ये ख़ास तौर पर लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों की पनाहगाह तो नहीं रहा। तो ये एक तरह का आगाज़ मुझे तो लगता है कि ब्लेम गेम का जो पाकिस्तान के बारे में शुरू हो गया। फॉरेन ऑफिस ने झुटलाया इस बात को और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। पाकिस्तान ये ज़रूर चाहता है, कल जो ताजिकिस्तान में एक मीटिंग हो रही है तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ की, वहाँ पे भी जब इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म पहुँचे, उन्होंने बाकी नेबर्स के साथ मिल के इस बात का इआदा किया कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए राह हमवार की जानी चाहिए। जितनी जल्दी अमन होगा यहाँ पे उतना बेहतर है नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए। और ये बात भी बताई जाती है और कही जाती है और बार बार कही इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का निशाना रहा है। सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने सफ़र किया है दहशतगर्दी के हवाले से अफ़गानिस्तान की, वो पाकिस्तान ही है, जहाँ पे 70,000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए, हमारा बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान में क्राइसिस की वजह से। इस बारे में उन्होंने बात की है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम अमेरिका में भी ऐसी सोच पैदा होगी, वो सिर्फ ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाएगा पाकिस्तान के हवाले से, अपनी शिकस्त के लिए पाकिस्तान को वो कुर्बानी का बकरा बनाने से बाज रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये थी हमारी एडिटोरियल और डेली डोज। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, अदालतों के अंदर बढ़ती कत्ल की वारदातें, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने जैसे आपको कहा वकास और ब्रेस खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए।
वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हरमीत अब हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो हरमीत, कैसे हो आप? हम बात करने जा रहे हैं वकास अब्रेज़ खान से। तो ये जो अदालतों में, वालेकुम सलाम सर। बिल्कुल ठीक है हरमीत, हमारे साथ वकास अब्रेज़ खान साहब मौजूद हैं, लॉयर हैं, और हम बात करेंगे ये जो अदालतों में वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पे अदालतों में घुस के मुजरिमों ने कत्ल कर दिया अपने मुखालफिन को। वकास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आप ज़रा स्टार्ट ही अगर यहाँ पे लें तो आपने ये देखा एक हफ्ते में 3 वाक़यात हो गए। बुनियादी वजह क्या बन रही है इस तरह से अदालतों के अंदर जाके कत्ल करने की? देखिए, हमारे अदालतों के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है डेट इज़ अ वेरी फीबल एंड पोर। हमारी अदालतों के अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि हम गवाहान को तहफ़्फ़ुज़ दें, हम विक्टिम्स को तहफ़्फ़ुज़ दें, तरीहों पे आने वाले जो लोग हैं जो केसेस को परस्यू करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी कोर्ट्स के अंदर, हमारी बार्स के अंदर मुसलसल इस तरह के वाक़यात और सानिहात रूनुमा हो रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम पे और स्पेशली हमारी अदालतों के अंदर भी हमारी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी टू लाइफ के ऊपर जो है बर्निंग इशूज जो अराइज कर रहे हैं। ये फैसलाबाद का इशू है, लास्ट वीक जो हाफजाबाद का इशू है, इससे पहले रवां साल के अंदर सियालकोट के अंदर भी इस तरह के मामला पेश आए, गुजरांवाले के अंदर भी इस तरह के इशूज पेश आए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालतें डेट मस्ट बी अ सेफर प्लेस फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली जो हमारे विक्टिम्स हैं, जो हमारे गवाहान हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, हम गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं विक्टिम्स के, लेकिन यहाँ पे सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारे जजेस भी सिस्टम के अंदर महफूज हैं। जब बड़ी अदालतों के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो क्या जजेस इन गोलियों की जद में नहीं आ सकते? क्या जजेस हमारी सोसाइटी में फेयरली, फ्रीली, जस्टली और बोल्डली अपने फैसले सादर कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ लॉ जब उनके पास उनके सामने इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे? डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर स्पेशली जो मजिस्टेरियल कोर्ट्स हैं, सिविल जजेस की अदालतें हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, वहां पे तो जजेस को एक सिंगल गार्ड भी नहीं दिया जाता उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। गवाहान का तहफ़्फ़ुज़ या विक्टिम का तहफ़्फ़ुज़ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे जो मुंसिफ है, जो काजी उल क़ज़ा है, जो जस्टिस साहिबान हैं, जो जजेस हैं अदालतों के अंदर, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। लिहाजा ये वाक़यात तब तक नहीं रुक सकते जब तक ये एक पूरे सूबे से लेके एक डिस्ट्रिक्ट तक तमाम तर सिक्योरिटी के मैटर डिडक्टर्स और वो तमाम तर मैयत इंश्योर किए जाएं जिससे तारीख पे आने वाले तमाम विक्टिम्स, गवाहान और उनके साथ केस को परस्यू करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। वकास अब्रेज़, आपने जिस तरह जिक्र किया कि जजों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, हमने देखा कि वकला के हाथों में जजों की पिटाई होती रहती है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ जुडिशल मजिस्ट्रेट में अगर हम देखें, लेकिन ये जो वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिस तरह तेजी से बढ़ रहे हैं, पेशावर में भी अदालत के अंदर यानी हाई कोर्ट के अंदर पिस्तौल लेके गया और वहां पे उसने कत्ल किया, ऐसे कई वाक़यात, चाहे वो पुलिस की वर्दी में जाते हैं या कोट पहन के जाते हैं। एक तो अगर हम देखें, क्या आप नहीं समझते कि जजेस की जो तादाद है वो इंतहाई कम है? अगर हम देखें 21,60,000 के करीब आपके केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तिवा हैं, 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में कम है, ऐसे 10 जजेस जो है लाहौर हाई कोर्ट में कम है। तो जब केस की पैरवी नहीं होती है, जब इंसाफ नहीं मिलता, तो वो जो मजलूम है उनके सामने जब जालिम आते हैं जिन्होंने जुल्म किया होता है, तो जब वो आजाद धंधनाते फिरते हैं, तो आप नहीं समझते कि रिएक्शन बढ़ता जाएगा? देखिए हरमीत, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन हमारी लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिलेड एक्विटी। इसका मतलब यह है कि इंसाफ में तहरीर नाइंसाफी के मुतरादिफ है। बहुत सारे लोग जो कि अपने केसेस अदालतों के अंदर परस्यू करते हैं, उनको इंसाफ लेने में या कानून का दरवाजा खटखटाने में या इसका दरवाजा खुलने में या इंसाफ मिलने में इतनी ताहीर हो जाती है कि वो इस निज़ाम में इंसाफ से मायूस हो जाते हैं और वो माइट इज राइट या जो चीज़ उनके हाथ में लगती है, चाहे वो पिस्टल हो, चाकू हो, वो कहते हैं कि हम खुद ही इंसाफ ले लें। ये निज़ाम में इंसाफ इस कदर दकिया नूस, इस तरह कदामत पसंद है कि हमें इससे इंसाफ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर यह है कि हम खुद किसी को फायर मार दें, इससे बेहतर यह है कि हम खुद किसी को चाकू मार के अपना बदला ले लें। जो आपने बात की वो सबसे बुनियादी बात है। ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली सिचुएशन क्यों नजर आती है? जो आपने पहले पार्ट में बात की कि हमारे तो अदालतों के अंदर जजेस की तादाद ही पूरी नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज अभी कम है। अगर हम हाई कोर्ट में देखें, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी तकरीबन 15 जजेस कम है। टोटल 60 जजेस हैं, उनमें से भी 15 जजेस कम है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1997 के अंदर जो लास्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है
उसमें जजेस की तादाद 17 सेट की गई, लेकिन अभी 16 जजेस हैं। एट द सेम टाइम हरमीत, मैं ये बात बताना चाहूंगा, पाकिस्तान की सबसे आला अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें इस वक्त 50,000 के करीब केसेस पेंडिंग हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 2016 की अपील्स को भी अब टेकअप किया जा रहा है। लिहाजा हमारी सोसाइटी के अंदर जब तक आप जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जजेस की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे और स्पेशली लोअर जुडिशरी को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो आम एक विक्टिम है उसका काम ही लोअर जुडिशरी से है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से है, मजिस्ट्रियल कोर्ट से है, फैमिली कोर्ट से है। जब तक आप उनकी तादाद को नहीं बढ़ाएंगे, ये जजेस जो है ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है कि एक जज को आप 150 केस सौंप देते हैं, एक जज को 100 की पेशी दे देते हैं। जब वो एक केस के अंदर एविडेंस ड्राफ्ट करता है या एक केस के अंदर फैसला लिखता है, तो बाकी 99 केसेस जो है उनके अंदर जजमेंट दे दी जाती हैं, जिससे जितने भी साइल हैं वो म्यूसी का शिकार होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं हमारे जस्टिस सिस्टम से। तो हरमीत, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जाए, ताकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली जो सूरत हाल है इसका कलाकमा किया जा सके और एक मॉडरेट जस्टिस सिस्टम हमारी सोसाइटी में प्रिवेल किया जाए। अच्छा वकास, इसमें एक और चीज़ भी है। एक तो जस्टिस डिलेड वाली बात है, दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग हमारे जो फैसले आते हैं उसे मुतमईन भी नहीं होते। उनके ख्याल में उनके मुखालफिन को, उनके जो जिस तरह से कत्ल किया जाता है उनके रिश्तेदारों को, भाइयों को, उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्या ये भी एक रुकावट है बुनियादी तौर पे, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने हाथ में ले लेते हैं कानून को? राउत साहब, आपने बड़ी बुनियादी बात की है। वो इसलिए लोग मुतमईन नहीं है या सेटिस्फाई नहीं है सिस्टम से कि एक शख्स जब कत्ल करता है और पुलिस उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती है, इंटेरोगेशन करती है, अदालतों के अंदर स्पेशली हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने जो एक एविडेंस का म्यार रखा है, हमारा आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस म्यार के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करता। कल सियालकोट के अंदर एक इस तरह का इंसिडेंट पेश आया, उसके अंदर एफआईआर के अंदर अगवा के बारे में स्टोरी नरेट की गई, लेकिन अगवा की दफा ही इंपोज नहीं की गई। लिहाजा जब तक आप अपने आईओ को ट्रेन नहीं करेंगे, इनकी टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, आज से 15-15 साल पहले जो लोग कांस्टेबल बतौर भर्ती किए गए थे पुलिस में, आज वो आईओ बन के बैठे हैं जिन्हें कानून की एबीसी का नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और एविडेंस की सुपीरियर कोर्ट के म्यार का और क्राइटेरिया का नहीं पता। तो जब आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो अदालतें तो डिसाइड करेंगी जो भी मैटर है, केस है, ये काज है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन विच इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो लिहाजा फ्री कैन इसलिए भी मुतमईन नहीं होते कि जब आपका एविडेंस का मेयार जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं होगा तो अदालतें स्ट्रिक्ट और सेंस इतनी स्ट्रिक्ट या इतनी कड़ी सजा नहीं देंगी जो लॉ के अंदर एनंसिएट की गई है। और इसी वजह से फिर हमारे माशरे में इस सिस्टम के अगेंस्ट सोरशें, बगावतें जन्म लेती हैं और हमारे निज़ाम इंसाफ पे फिर उंगलियां भी उठाई जाती हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि सबसे जो बुनियादी बात है वो ये कि हमारी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। एक मुस्तगीस, मजरूब और मदई जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसका केस स्ट्रांगली, विजिलेंटली और एक्टिवली कोर्ट ऑफ लॉ में परस्यू करे, ताकि अवाम के अंदर जो एहसास महरूमी पाई जाती है इस निज़ाम इंसाफ को लेकर, इसके साथ जो एक नोशन और स्टिग्मा अटैच किया जाता है कि यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उसको डिस्पेल और स्ट्राइक डाउन किया जा सके। जी हरमीत। वकास अब्रेज, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उसका जो विजन था, उनका ये भी कहना था कि सस्ता और आसान जो इंसाफ है वो दहलीज तक मजलूम को पहुंचेगा। मैं अपने केस की बात करता हूं। मेरे केस में मेरे भाई का जब कत्ल हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस पर नोटिस लिया। अब भी अगर 2 साल गुजर गए, अभी तक ट्रायल जो एक ही सिंगल ट्रायल भी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब दोबारा वो जो मुल्जिमान है वो दंदनाते फिरते हैं। फिर इसके बाद मैंने मुल्जिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाके रजू किया। अब 6 महीने हो गए, अभी तक कोई मेरी जो अपील है उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हालात है कि ऐसे केस के हवाले से ऐसे कई केसेस जो हाईलाइटेड केसेस हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी हाईलाइट किए, उसके हालत अगर ये है तो एक आम आदमी वो किस प्रोसीजर से गुजरेगा। हम देखते हैं कि आयोग के पास अगर आप जाते हैं तो वो ऐसे दफात शामिल करता है, जाके मुल्जिमान को बड़ी आसानी होती है, वो छूट उनको मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कई दफा पुलिस की जानिब से दफात ऐसी शामिल की जो स्ट्रॉन्ग भी होती है, लेकिन अदालत में उसको उसी तरह देखा नहीं जाता और मुल्जिमान को आसानी से बरी किया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या करना होगा? जस्टिस, जिस तरह जज साहबान की जानब से कई लेटर लिखे गए, लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानब से कोई जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो तजवीज़ है अभी तक वैसे ही ज़ेर गौर भी नहीं आई है। तो कैसे देखते हैं आप ये सारी चीजों को?
हरमीत, जो आपने पहली बात की कि क्या इंसाफ सस्ता हुआ, मैं ये समझता हूं कि इंसाफ बिल्कुल सस्ता नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में इंसाफ बिकता है और बड़ा महंगा बिकता है। ताकतवर को तो इंसाफ मिल जाता है, अच्छा वकील मिल जाता है, लेकिन एक गरीब शख्स को सरकारी वकील मिलता है और सरकारी वकील के अंदर इतनी सकत नहीं है, इतनी उसकी ट्रेनिंग नहीं है कि उनके केसेस को परस्यू कर सके। जो आपने दूसरी बात की कि आपका अपना जो केस का आपने एग्जांपल दी, रेफरेंस दी, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 2018 के जो केसेस हैं वो भी टेकअप नहीं किए गए। एक बहुत बड़ा पलंदा केसेस का पड़ा है, ज़ेर इल्तवा केसेस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, 51,000 के लगभग, जो मैंने आपसे पहले इस हवाले से बात की। तो एक आम शख्स जो है वो कहां पे खड़ा है? अगर एक पब्लिक न्यूज पे बैठने वाला एंकर जो अवाम की आंख भी है, कान भी है, अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहा है, बाशऊर भी है, कुछ हद तक ताकतवर भी है, तो एक आम शख्स जो है जिसका भाई कत्ल हो जाता है, जिसकी बहन कत्ल हो जाती है, किसी की बेटी के साथ रेप हो जाता है, वो कहां पे खड़ा हो? वो किसका दरवाजा खटखटाए? वो कैसे प्राइम मिनिस्टर से इस्तदा करे? ये तो अगर हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात करें तो वेरी सॉरी टू से दैट हमारा जुडिशियल सिस्टम इस वक्त कोलैप्स हो चुका है। हमारे जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान आते हैं वो आकर ये बड़े फख्र से बात बताते हैं कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमारा जो निजाम इंसाफ है वो पैरालाइज्ड हो चुका है। लेकिन आप लोग करते क्यों नहीं इसके अंदर बेहतरी? यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनको मिल बैठने की जरूरत है, स्पेशली हमारे जजेस को, हमारी जो पॉलिटिकल क्वार्टर्स को एट द सेम टाइम पुलिस रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जब तक हम नहीं करेंगे, हरमीत जैसे बहुत से लोगों को, भाइयों को सरे बाजार कत्ल कर दिया जाएगा और उनके कत्ल का वो बदला लेने के लिए कभी किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, कभी वो किसी वकील के पास जाएंगे, लेकिन उनको ये पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर पानी जो है वो महंगा है, लेकिन किसी का खून बहाना सस्ता है, और खून बहाने के बाद लोग डंडनाते फिरेंगे लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा वकास, ये जो अदालतों के अंदर सिक्योरिटी है, हमने शुरू किया था जहाँ पे हमने कहा कि लोग कत्ल कर दिए जाते हैं और लोग वकीलों के भेस में, कल जो वाकया हुआ उसमें वकील के भेस में वो अंदर चले आए, वहाँ पे लड़का आ गया, उसने आके मार दिया। इसको चेक क्यों नहीं किया जाता? मतलब ये सिक्योरिटी देना जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे लैप्स क्यों है ये इतना ज़्यादा? राउत साहब, यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त बात आपके गोशगुजार करना चाहूंगा कि हम सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं, हम मेटल डिटेक्टर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो अदालतों के बाद कैमरों की तादाद पूरी नहीं है, कैमरे प्रॉपर नस्ब नहीं किए गए, जो कैमरे नस्ब किए गए हैं वो फंक्शनल नहीं है, वो ऑपरेटिव नहीं है, और बहुत सारी कोर्ट्स के बाद तो मेटल डिटेक्टर्स नहीं है, बुकला के चेकिंग का प्रोसेस नहीं है। अगर एक विक्टिम आता है, एक गवाह आता है या एक मुल्जिम है, तो उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया जा सकता। लिहाजा जब तक आप कोर्ट प्रिंसिस के अंदर, बार प्रिंसिस के अंदर ये इन चीजों की सिक्योरिटी को और श्योरिटी को इंश्योर नहीं करते, तब तक इस तरह के इंसिडेंट और वाकयात नहीं रुक सकते। ये तो चंद एक वाकयात हैं जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये लाइमलाइट में ला रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशियल प्रोसेस का, कोर्ट प्रिंसिस का, डिस्ट्रिक्ट बार्स का हम मुआजना करें तो बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, और आए दिन लोग जो है एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं, एक दूसरे के सरों पे जूते मारते हैं, गालियां देते हैं, और कोर्ट प्रिंसिस के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, लागर है। मैं ये समझता हूं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस साहिबान हैं उनको डीपीओ हजरात के साथ मिलके और जो डिविजनल सतह पे जो आरपीओ हजरात के साथ मिलके कोर्ट प्रिंसिस के अंदर सिक्योरिटी के सिस्टम की इंश्योरेंस के लिए काम करना है, ताकि जितने भी मुस्तगीस हैं, मुद्दई हैं, जो निजाम इंसाफ की तरफ उम्मीद की एक नजर रख के देखते हैं, उनको किसी हद तक इंसाफ मिले। ये ना हो कि वो कोई शख्स अपनी बेटी का, अपनी बहन का या माँ का किसास का बदला लेने आता है और वो भी किसी मुल्जिम की गोली की जद में आकर अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए। हरमीत, यहाँ पे हम देखें तो जी हरमीत जी जी वकास, मैं यहाँ पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब आप अदालत में जाते हैं, ये जो वाकयात बढ़ रहे हैं, अगर इसको भी हम देखें तो उमूमन हम देखते हैं जो जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसने जुल्म किया है, तो वो जब आमने सामने पुलिस, मेरे साथ यही हो रहा है, तो मैं जो चीज मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ वही मैं बता रहा हूँ, जो खुद अदालतों में जाके हम केस देखते हैं या हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाकर दीगर लोग केसेस देखते हैं, वहां पे उमूमन ये होता है कि जब मुजरिम को लाया जाता है तो जो मजलूम तबका, जिसने, जो मुद्दई है या दीगर लोग हैं,
जो सालीन है, तो वो जब सामने होते हैं, उनके सामने जब आप मुजरिम को लाते हैं तो जाहिर बात है उसका खून खोलता है, और वो उस आमने सामने पुलिस भी उसी के साथ ही बिठा लेती है इन लोगों को। तो फिर ये केसेस जो है बड़े आसानी से, ये वाकयात जो है वो आपके सामने, अगर आपका मुजरिम बैठा और केस इसी तरह डिले होगा तो हालात तो इसी तरह जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो आप नहीं समझते कि पुलिस को कम से कम जो ये मुजरिमान है, जिन पर इल्जाम है, जो मुलजिमान है, इनको कई ऐसी जगह में बिठाना चाहिए कि बिल्कुल इनका आमना सामना ना हो? चाहे अदालत में होता है, लेकिन कुछ जगहों में ऐसे बिल्कुल आमने सामने इनको बिठाया जाता है। देखिए, जहां पे भी ये जो तासुर मिले या कोई एप्रीहेंशन नजर आई या जॉपर्डी लगे कोर्ट्स को कि कोई भी ऐसा मुल्जिम या मुद्दई जो है वो आपस में दस्तो गिरेबां हो सकते हैं या एक दूसरे पे हमलावर हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल पुलिस ऑफिसर को इस चीज की इंडिकेशन कर सकते हैं कि आप मुल्जिमान को वक्ती तौर पे कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। हम पहले मुद्दई की बात सुन लेते हैं, फिर मुल्जिम के वकील की बात सुन सकते हैं। तो कोर्ट्स के पास तो ये अथॉरिटी मौजूद है, कोर्ट्स आर एंटायरली एम्पावर्ड टू डू दिस। जो दूसरी आपकी बात है कि उनका खून क्यों खोलता है, वो इसलिए खोलता है कि जो शख्स 1 साल 2 साल या गुज़िश्ता 5 सालों से एक केस के अंदर मुसलसल कोर्ट्स के अंदर एक्टिवली और विजिलेंटली अपने मुकदमे को परस्यू करता है, वकला को फीसिस देता है, अदालतों में तरीकों को बाकायदा तौर पर अटेंड करता है, उसके बावजूद भी वो समझता है कि यहाँ पे कोई ऐसी कंक्रीट कार्रवाई नहीं की जा रही या कोई इस तरह की कन्विंसिंग कार्रवाई नहीं की जा सकती जिससे मुझे इंसाफ मिले, तो लिहाजा ये जो तासुर है कि ये कोर्ट्स जो है वो इंसाफ नहीं दे रही है, इंसाफ करने में ताहीद कर रही है, इस वजह से उनका खून खोलता है। एक आम साइल की बात करें या विक्टिम की बात करें, जब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो इसी उम्मीद के साथ या यास के साथ वो अदालत में आता है कि ये जो जज बैठा है, जो काजी कज़ा है, जो मुंसफ है, मेरे बिहाफ पे ये फैसला करेगा, मेरे बिहाफ पे ये इंसाफ देगा और मेरे साथ रियासत खड़ी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसे ये मालूम होता है कि जजेस के हाथ भी इस जुडिशियल सिस्टम में लैचिस की वजह से बंधे हैं, रियासत जो है वो भी कमजोर किरदार अदा कर रही है और इसके खिलाफ जो अर्जमेंट्स दी जा रही हैं और मुल्ज़िम को कानून के शिकंजे में नहीं लाया जा रहा, उसके बाद फिर इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के वाकयात, इन दुखनाक और अंदेशनाक मामला कोर्ट्स में पेश आते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। बड़ी मेहरबानी वकास। हम यहाँ पे चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। काफ़ी तुमने बात की, यहाँ पे अदालतों में आके मुल्ज़मान कत्ल कर देते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस का निज़ाम नाकिस है, वहाँ पे इस्लाहात की ज़रूरत है, डिले हो जाता है अदालतों में जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते और वो सोचते हैं कि कानून को अपने हाथ में ले लें। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अभी इजाज़त है ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी। ब्रेक के बाद ये जो आजकल एक रुझान हो गया है बच्चों के अंदर, और वो ये है कि आप हर वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, ये चमकती स्क्रीनें बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं आपकी आंखों के ऊपर, और बच्चे ख़ास तौर पे छोटी उम्र से ही अगर उनको देखा जाए तो वो लग जाते हैं इतना ज़्यादा चमकती स्क्रीनों के ऊपर, इतना ज़्यादा मोबाइल के ऊपर कि जिसका कोई हद ही नहीं है। मतलब ये आदत इतनी ज़्यादा बन गई है, वालिदैन भी समझते हैं उनके लिए सहूलत है, वो छोटे बच्चों को पकड़ा देते हैं बड़े आराम से अपना मोबाइल और कहते हैं तुम उसे खेलते रहो। इसके असरात क्या हो रहे हैं? इसके असरात ना सिर्फ उनकी ज़हनी हालत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं बल्कि उनकी आँखों, उनकी बीनाई के ऊपर बहुत नेगेटिव असरात हो रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर शमशाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज़ चश्म है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए कि ये जो इतना ज़्यादा रुझान हो गया है, इतना ज़्यादा बच्चे छोटे पैदा होते नहीं है उनको पकड़ा दिया जाता है, मतलब इससे क्या क्या असर पड़ रहा है और फिर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए? नहीं देखो, ये बहुत अच्छा आपने पहलू उठाया है। आजकल देखें तो 1 साल का बच्चा होता है और माएँ उसको अपने आप से दूर करने के लिए या उसको बहलाने के लिए या उसको खेल में लगाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पकड़ा देते हैं और उससे वो मुसलसल उससे इतना इंगेज होता है कि अगर आप उसके हाथ से मोबाइल लेते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। तो अब मोबाइल जो है वो बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बुरा असर डालता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास आते हैं और उनको ऐनक का नंबर इतनी ज़्यादा लग रहा है। अभी रिसेंटली एक तहकीकी मुकाला जात जो है वो एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है चाइना से, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं नियर वर्क ज़्यादा होने की वजह से उनको ऐनक का नंबर लगने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर जो
अक्सर जो स्क्रीन्स हैं उसमें ब्लू रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो ब्लू रेडिएशन से जो है वो फोकस होती हैं हमारे रेटिना के ऊपर, तो रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको डैमेज करती हैं। ठीक है। और फिर मुसलसल जब आपके पास, हमारे पास आजकल जो है वो ज़्यादातर काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं कि जी हमारी आई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। तो अब मुसलसल जब स्क्रीन देखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये 5 से 6 दफ़ा रह जाती है मिनट में, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आँख खुली रहती है। आँख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव अल्लाह ताला ने लेयर जो है वो आंसुओं की दी होती है, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए जब खुली रहती है तो वो एवेपोरेट हो जाती है। अच्छा। जब आँख की वो एवेपोरेट हो जाती है तो डेफिनेटली आँख को स्ट्रेन एक महसूस होता है, और आप जहाँ आप 8 घंटे काम कर सकते हैं वहाँ आपकी कैपेसिटी 2-3 घंटे के बाद मान पड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। मतलब आप काम करने की कैपेसिटी में नहीं रहते। तो इसमें डेफिनेटली आप डिजिटल वर्ल्ड को भी कम्पीट करना है, तो उसमें हम यही एडवाइस करते हैं कि यू शुड फॉलो द रूल ऑफ 20-20 एंड 20। After every 20 minutes you should take a break of at least 20 seconds, and you should see at a distance of 20 feet to break the एक जो साइकिल चल रहा होता है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो जो आपकी आंखों के ऊपर एक मुसलसल स्ट्रेनिंग का एलिमेंट है उसको करें। अब जब ये दूसरी तरफ ये देखा जाए तो नज़दीक का जब काम, इसमें नज़दीक जब भी स्क्रीन देख रहे हैं तो आप बेसिकली आपकी आंखें नज़दीक के ऊपर फोकस रहती हैं। तो नज़दीक का जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस वक़्त जो है वो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर जो है ऐनक नंबर लगने का रुझान भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें हम थोड़ी देर में ब्रेक पे जाएंगे। हरमीत, हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जाएगा हम ऐसा ही मौजूद होंगे। आपने जैसे बताया कि बुनियादी तौर पे 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आंख के ऊपर स्ट्रेन बहुत पड़ रहा है, बिल्कुल। दूसरे बच्चे जो है छोटी स्क्रीन के ऊपर जिस वक्त देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड उनका वो है, आंख झपकना भी बंद कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पे इसका सद्देबाब यही है कि 20 मिनट अगर आपने स्क्रीन के ऊपर लगाए हैं तो 20 सेकंड फिर आप ब्रेक भी लें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो रूल ऑफ 20-20 एंड 20, रूल ऑफ 20-20 वही जो है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे ये जो डॉक्टर शमशाद अली हैं ये मौजूद होंगे, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और हिदायत लेंगे इनसे आंखों से बचने के लिए। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमराज चश्म के हवाले से, छोटे बच्चों के असरात जो उनकी आंखों के ऊपर पड़ रहे हैं स्क्रीन को देख देख के, जो उन्होंने एक मनफी अपने किरदार के अंदर चीज़ शामिल कर ली है। और ख़ास तौर पे छोटी स्क्रीन को टेलीफोन की स्क्रीन को जब बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उनकी कई ऐसे तब्दीलियाँ हैं जो आँखों के अंदर उनको अमराज हैं जो लाक हो जाते हैं, और जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बड़े भयानक नताज उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसके असरात के कुछ सद्देबाब भी हैं, इसकी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जो उनको करनी चाहिए जिससे वो बच सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले ये बताया कि 20-20-20 का एक करना चाहिए। 20 मिनट अगर आप स्क्रीन पे हैं तो फिर 20 सेकंड अपनी आंखें झपकें और फिर दोबारा उसके ऊपर है। उसके अलावा क्या है वो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शमशाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया, अब आँखों की जो एक हैबिट है उसका तो आपने बता दिया कि ये तरीक़ेकार है कि आप आंखों को अपनी बचा के रखें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप आ गए ऐनक के ऊपर, जब आपकी नज़र ख़राब हो गई, फिर आपने क्या करना है, या उससे पहले भी कोई ऐसे तदारुक हैं जो करने चाहिए इंसान को कि इस हालत में ना पहुँचा? देखें, आँख जो है ये कुदरत का बहुत अनमोल तोहफ़ा है। इंसानी जिस्म में आँख एक ऐसा उज़्व है जिसमें मैं समझता हूँ मेरी तहकीक के मुताबिक सबसे ज़्यादा सेल्स हैं। इंसान की आँख के अंदर जो फ़ोटो रिसेप्टर्स हैं उनकी अगर तादाद देखें तो 91 मिलियन फ़ोटो रिसेप्टर्स हैं, वो जो सिर्फ डिम लाइट के अंदर देखने के लिए हैं। और जो हम दुनिया की रंगीनियाँ और कलर विजन और ये सारी चीज़ें इतनी डेप्थ और इतनी डिटेल में से देखते हैं, इसके लिए रॉ कोन्स होते हैं और वो 4.5 मिलियन होते हैं। फिर वो 4.5 मिलियन ये और 91 मिलियन रॉड्स इन सारों से मिलकर जो कनेक्शन दिमाग तक जाता है वो 120 मिलियन फाइबर्स जाते हैं। अच्छा। तो ये कुदरत ने बहुत एक अनोखी चीज़ जो है हमें मुहैया की है कि जिससे हम मुशाहिदा करते हैं दुनिया का। अब इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में होते हैं कि हम किसी भी मरीज़ को, किसी भी शख्स को
ताहयात उसको जो है वो इस मोहताजी से बचा सकें। तो जब ये जहाँ तक हमारा आज का इस पहलू के मुताल्लिक है कि चमकती स्क्रीन के जो तदारुक है उससे कैसे, एक तो 20-20-20 रूल जो है आपने बड़ी वाज़ेह एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात ये है कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग, आँख को जो है आप जब भी आप मुंह धोते हैं, जब वज़ू करते हैं, आप आँख को भी धोएं, ताकि आपके जो आंसू वहाँ आप एवेपोरेट कर जाते हैं वो यहाँ जब पानी से धोएंगे जो उसके ऊपर डेब्री इकट्ठा हुआ है आँख के ऊपर वो साफ हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि अपनी न्यूट्रिशनल हैबिट जो है, न्यूट्रिशनल हैबिट्स जो हैं वो आप इम्प्रूव करें। न्यूट्रिशनल हैबिट्स में ये आप काम कर रहे हैं स्क्रीन पे, मैं काम कर रहा हूँ स्क्रीन पे, मुसलसल काम कर रहा हूँ, 6-7 घंटे का काम है और उसमें मैंने हार्डली 2 गिलास पानी पिया है। पानी पीना है, पानी तो पानी जब जिस्म में पानी मौजूद होगा तो आंसू बनेंगे ना, आंसू आएंगे, आंख के ऊपर भी आंसू, पानी बेहतर पानी मौजूद उसी वक्त ही होगा जब हमारे जिस्म के अंदर पानी की मिकदार मौजूद। ठीक है। तो आप फ्लूइड इंटेक को इम्प्रूव करें। फ्लूइड इंटेक सिर्फ पानी की शक्ल में नहीं है, आप अच्छा, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि हम डिजिटल दौर में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे अगर हम स्मार्ट मोबाइल और टेलीविजन के बगैर तो रह नहीं सकते, क्योंकि एक दौर ऐसा आ चुका है। अब ये तो हुआ कि आपने 2020 का रूल बता दिया, लेकिन ऐसे जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया गया कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 18 करोड़ वो लोग जिन्होंने अपने आंखों का मुआयना नहीं किया तो वो नाबीना होने की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 66% लोग जो है उनमें काला मोतिया और ये पाया जा रहा है। तो ये जो चीजें ये बड़ा भयानक है, तो उनको क्या कहेंगे कि क्या बर वक्त तशखीस होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो उनकी क्या बुरे असरात क्या पड़ेंगे? ये 66% जरा ज्यादा मुझे लग रहा है थोड़ा सा। ये हरमीत साहब ने बहुत अच्छी बात, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है। चूंकि काला मोतिया जो है, काला मोतिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से जो नजर चली जाती है, दुनिया भर में आज तक कोई इंसान इसको वापस लाने के लिए नहीं कर सका। उसकी वजह क्या होती है? वजह यह है कि जैसे मैंने बताया आपको कि 91 मिलियन रॉड्स हैं, 4.5 मिलियन जो है वो कोन्स हैं, उनमें से 120 मिलियन फाइबर्स दिमाग तक जा रहे हैं। ठीक है। काला मोतिया में क्या होता है कि ये जो 120 मिलियन फाइबर्स हैं ये कटना शुरू हो जाते हैं। ओके। ये जो फाइबर कट जाता है वो दोबारा रिकनेक्ट नहीं होता। ओके। तो जब ये रिकनेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी विजन जो लॉस हो गया वो वापस नहीं आएगा। आम तौर पे जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट, जो आई स्पेशलिस्ट है, वो रिकमेंड करता है कि 40 ईयर्स से ज़्यादा एज का जो बंदा है उसको साल में एक दफ़ा अपना आँखों का मुआयना बहुत ज़रूरी करना है। ठीक है। इसलिए क्योंकि 40 ईयर्स के बाद जो है वो काला मोतिया का फैलना, काला मोतिया का बढ़ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके। लेकिन अब हमारी तहकीक इससे नीचे आ गई है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 40 ईयर से ऊपर ही जाएं, आप हर साल में एक दफ़ा अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं। ओके। अब जहाँ तक न्यूट्रिशन का हेल्प होता है कि आप आंखों में न्यूट्रिशन, आप अपनी खुराक में अगर, जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि खुराक में अच्छी बादाम खाएं, अखरोट खाएं, इससे बहुत ये रियली इफेक्ट करती है। अगर आप बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, ये आपकी नज़र को, बिनाई को, नर्वस सिस्टम को ये बहुत बढ़ावा देती हैं। और उसके बाद जितने भी फ्रूट हैं जिनका कलर रेड है, जैसे चेरी है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे सेब है, ये आपकी आंखों के ऊपर बेहतर इफेक्ट डालते हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं जिनका रंग सब्ज है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन एक आपके लिए जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। हाँ, अगर आपके आंखों में आप फील करते हैं कि इस करने के, आंखें धोने के बाद भी, खुद न्यूट्रिशनल हैबिट बेहतर करने के बाद भी आप अपने कमरे की, अपने रूम की लाइट भी, इल्यूमिनेशन भी बेहतर रखते हैं, और इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आपकी आंख का मसला नहीं सेटल होता तो आप अपने करीबी डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाएं। और साल में एक दफ़ा रिकमेंडेड है कि आप आंखों का मुआयना ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा मैं ये आपकी जो ये एफर्ट है, ये बेसिकली आपकी एफर्ट ऐसे है कि ये लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करती है। ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस की एफर्ट है इसको मैं आपकी सराहता भी हूँ, और मैं ये कहूँगा भी इसी कि आपको इसको वक्फे से करते रहें ताकि लोग जो है वो बिनाई से जो महरूम हो रहा तबका उसको हम बचा सकें और इक़्तिदारों के अंधापन जो है वो हम कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि हमने कोशिश तो यही की है
कि लोगों को जितना बचाया जा सके, पैगाम पहुंचाया जा सके। हमने बच्चों से शुरू किया, बड़ों तक आ गए। अब जब काला मोतिया है उसकी भी हमने बात कर ली, और ये भी हो गया कि महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा आपको अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। आपने सब्जियों की बात की, आपने कहा हरी सब्जियां जो है सब उनको ज़रूर खाना चाहिए। आपने रेड फ्रूट की बात की, सेब हो गए, चेरीज़ हो गई, आपने स्ट्रॉबेरीज़ की बात की है, वो खानी चाहिए। कोई एडिशनल सप्लीमेंट्स भी ऐसे हैं, विटामिन वगैरह, जिनकी कमी हो तो जिसकी बुनियाद के ऊपर आंखों में आपकी कमी होगी, जो लेने चाहिए फिर वो? डेफिनेटली जैसे मल्टीविटामिन्स हैं, उसमें ज़ैंथीन है, इसमें ओमेगा है, इसमें और भी फैटी एसिड्स जो हैं वो हम देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को से रिकमेंड करवाना चाहिए कि आइदर उसको ज़रूरत भी है या ऐसे ही जो दवाई का बोझ है वो मरीज के ऊपर ना डले। कोई खास एज है जिसके बाद आपको? यूजुअली जो है वो ओल्ड एज के अंदर रेटिना जो हमारा नूर का पर्दा है उसकी एक बीमारी होती है जिसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं। ठीक है। उसको अगर उसका कुछ साइंस मिल रहे हैं तो फिर हमें जो है वो सप्लीमेंट जो है वो उसकी खुराक के अंदर शामिल करने पड़ते हैं, और जिसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है और पेशेंट उससे बहुत बेनिफिट भी हासिल करता है। ठीक है। और ये हरमीत में हमारे साथ मौजूद है, ये भी जरूर बोलना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी अच्छी बात की कि खुराक कौन कौन सी इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करें, कई लोगों को ये भी मसला होता है कि ज़्यादातर अंधेरे में रहने की वजह से या मोबाइल यूज़ करने की वजह से जब वो अचानक बाहर जाते हैं और बाहर जब धूप में जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनकी आंखें खुलती है, धुंधलाहट का शिकार हो जाते हैं। फिर आपने बात की कि आंखें खुश्क होना तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन ये जो धुंधलाहट है, ये जो दर्द होता है आंखों में, तो इसके लिए क्या कोई आसान सी एक्सरसाइज भी है ताकि वो लोग करके इन चीज़ों से बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझें कि इसकी वजह क्या है। तो वजह अगर देखा तो आप करीब का काम कर रहे हैं, आपकी आंख के अंदर मसल्स हैं, जो मसल्स मुसलसल करीब काम करने की वजह से सिकुड़े हुए हैं, स्पेज़म में गए हुए हैं। अब जो ही आप ब्राइट लाइट में जाएंगे उनको वापस अपनी पोजीशन पे वापस जाना पड़ेगा। जब वापस जाना पड़ेगा, स्पेज़म में से आप जैसे कभी आपको टांग का स्पेज़म हो जाता है जब, तो उसमें भी आपने फील किया होगा कितनी पेन होती है, तो इसकी वजह से पेन। तो इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आप अपने एनवायरनमेंट, जो रूम की एल्यूमिनेशन है, उसको बेहतर एल्यूमिनेशन में करें। अपने आप को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रख के पढ़ें, मतलब एक 30 सेंटीमीटर रिकमेंडेड होता है कि नज़दीक के लिए पढ़ने के लिए। अगर आप 30 मीटर से कम पे करते हैं तो आपकी आंखों ने तो आपका साथ देना है, वो तो मसल स्पैज्म के में जाके तो जो वो देखने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो ही आप ब्राइट इल्यूमिनेशन में जाएंगे तो आप उससे आपको जो आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़े। तो उसमें एक्सरसाइज ये है कि आप एक पेंसिल की एक्सरसाइज होती है कि आप पेंसिल पकड़ें और उसको करीब लेके आएँ आँख के, फिर दूर लेके जाएं, और इस तरह आप जो है वो अपनी आँखों के जो मसल्स हैं उनको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आप जो है कमरे की से जब बाहर जाना चाहते हैं आप, तो उससे पहले आप रूम की, कमरे की या घर की लाइट्स ऑन कर लें और आँखों को थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट दे दें ताकि वो अपने आप को अडॉप्ट कर लें ब्राइट लाइट के लिए। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा जो है ना, वो कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स मिलते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन, जैसे आपका काम है डिजिटल वर्ल्ड में रहना है, तो उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स जो हैं वो ये पानी का सप्लाई और आंखों को वॉश करने के बाद जो है वो 1-2 कतरे अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल महसूस करते हैं। वो ये है कि एक तो बच्चों को सलाह दे दें क्या कर दें, और दूसरी वॉक की अहमियत कितनी ज़्यादा है, इस बारे में भी बताइए। देखें, जो जिस्म है अगर वो सेहतमंद होगा तो आँख सेहतमंद होगी। ठीक है। अगर जिस्म सेहतमंद नहीं होगा तो हम नहीं समझते कि आँख उसमें से सेहतमंद रह सकती है। तो वॉक जो है वो ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब कई लोग देखे हैं कि सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, शुगर का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह से आप जो है वो आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं, आपको चला फिरा नहीं जा रहा। तो आप अगर लाइफस्टाइल को अपने मेंटेन करते हैं, वॉक बेहतर करते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, तो उससे आपका जो आई के ऊपर है वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। डायबिटीज़ आज के दौर की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी उम्र के या हमारे से बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनके लिए बड़ी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई, और
शुगर जो है वो सिर्फ जिस्म के एक हिस्से को मुतासर नहीं करती, वो सर से लेकर जिस्म पाँव की उंगली तक जो हर जगह को जो है वो मुतासर कर रही होती। आँख के नूर के पर्दे में बहुत छोटी खून की नालियाँ होती हैं, वो जब मुसलसल खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ी रहती है तो खून की नालियों की जो वेसल्स की जो वाल्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। खून में से पानी के बाद चर्बी के बाद खून के जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जो खून खुद बजाते पूरा एज ए होल खून जो है वो पर्दे के अंदर आना शुरू होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि नूर का पर्दा जो है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद आप लेज़र करवाते हैं, उसके बाद आप इंजेक्शंस लगवाते हैं, उसके बाद आप देखने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले जो है प्रिवेंशन करना, अगर प्रिवेंशन है वो बहुत जरूरी है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरी। सबने काफ़ी यहाँ पे मुफीद मशवरे दिए हैं और उम्मीद है आप उनके ऊपर अमल करेंगे। वॉक बहुत ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ड्राई नट्स के बारे में कहा, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, वॉक करें और अपने बच्चों को तरबियत दें कि वो मोबाइल फ़ोन में अगर 20 मिनट उन्होंने इस्तेमाल किए हैं तो फिर 20 सेकंड की ब्रेक भी लें, मुसलसल उसको देखते न रहें। पानी पिएं, अपने आप वर्क प्लेस के ऊपर पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करें, बार बार आंखों को धोएं, इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम इजाज़त लेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रिज्यूम करते हैं हम अपने सेगमेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी। ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं महंगाई की, जिसने हर आदमी को मुतासिर किया हुआ है, और ख़ास तौर पे आटे की महंगाई की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी एक सब्सिडी थी गंदम के ऊपर जो फ्लावर मिल्स को मुहैया की जाती थी, उसको हटा लिया गया है। इसके बारे में एक इजलास भी होना था गुज़श्ता ये जो कुछ दिन है उनमें अंदर, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे इस बारे में बात करेंगे कि आटा क्यों इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की दस्तरस से भी वो बाहर हो गया। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रज़ा अहमद, इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। सबसे पहले तो यही बताइए कि आपकी कल शायद एक मीटिंग होनी थी सब्सिडी के हवाले से, उसमें क्या बना है? कोई ऐसी बात हुई है कि सब्सिडी बहाल रखी जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर आटे की कीमत कम रहे, या सब्सिडी को हटा लिया गया है और आटा अब आइंदा आने वाले दिनों में और महंगा मिलेगा आवाम को? देखिए, ये भाई मीटिंग जौन सी थी ये हमारी नहीं थी, ये तो कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें इसकी अप्रूवल होनी थी कि इस साल के लिए गंदम की प्राइसेस क्या रखी जाए जिस पे आवाम को आटा मिलेगा। प्रपोजल 1800 से लेके आपकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी देर में आपकी आवाज़ हम दोबारा लेते हैं, हम आपको दोबारा इनके ऊपर। हरमीत, हम देखें तो पिछले 3 बरस में महंगाई में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है और समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी महंगी क्यों होती चली जा रही है। दावे बहुत थे, हुकूमत ने जब आने के बाद PTI ने सबसे पहले यही कहा था कि तब्दीली आएगी, कि लोगों को उनके पहुँच के अंदर अंदर रहते हुए चीज़ें ख़रीदने की जो है वो होगी। आसिफ आप दोबारा भी आगे, हरमीत उनसे बात करते हैं। आपका कोई सवाल है तो पहले आप सवाल कर लें हरमीत। अच्छा सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह हुकूमत का या दावा आप कह सकते हैं, या आप जिस तरह गंदम की पैदावार के हवाले से बात हुई कि बहुत ज़्यादा गंदम इस साल हुई है, तो इसके बावजूद हमने देखा कि तकरीबन अगर 3 साल का हम देखें, 3 साल में तकरीबन 500 रुपये इजाफा हुआ है आटे की या बोरी में अगर हम थैले की बात करें। तो ऐसे में आपने देखा हो कि आम आदमी जो है, हमने खुद देखा है जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सालन तक मुहैया नहीं होते, वो सिर्फ एक रोटी से गुजारा करते हैं। तो ये जो रोटी, ये जो आटा है, इसकी इतनी तेजी से इसकी जो कीमत है ये बढ़ क्यों रही है? क्या वजूहात है सर? देखिए, जिस टाइम पिछली हुकूमत थी उस टाइम इमदादी कीमत थी 1300 रुपया, और इस दफा जब हुकूमत आई तो पिछले साल उन्होंने 1400 किया और इस साल उन्होंने 1800 रुपया इमदादी कीमत को कर दिया। अब जब इमदादी कीमत बढ़ेगी तो डेफिनेट उसके साथ आटे की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अब अगर हम रिलेशन को आपने बात की 13 से 1800, तो ये इमदादी कीमत है जो सपोर्ट की गई, दी गई, इसमें 500 का इजाफा, इसका 250 रुपया इफेक्ट आता है। लेकिन जो इस दफा रखी जा रही है उससे 650 रुपए का फर्क आ जाएगा। 1950 अगर आती है तो दैट मीन्स कि 650 रुपए का
डिफरेंस जो 40 किलो में आएगा और इसका इफेक्ट 20 किलो के थैले के ऊपर 325 रुपए आएगा। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक इजाफा है, क्योंकि आप देखें ना 860 रुपए का पिछले साल देख रहा था, उससे पिछले साल ये 780 रुपए का रिटेल हो रहा था और अब 1100 का रिटेल होने जाएगा। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा गैप, एक बड़ी हाई करेंसी है वो प्राइस के अंदर वो आएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि खासा ज्यादा प्राइसेस बढ़ी है। अच्छा आसिम ये बताइए कि मेरे ख्याल में फ्रीज फ्रेम हो गया, फिर दोबारा ऑडियो का कोई प्रॉब्लम भी है। आपको आसिम आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ ही हैं। ये किया क्या जाए, हुकूमती इकदाम कुछ हों, फ्लावर मिल वाले अपने इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी करेंगे कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, ये कहाँ से रिलीफ मिलनी है? देखिए असल जो बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पिछले 10 से 12 सालों की जो सो कॉल्ड सब्सिडी है, जो मार्कअप चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, वो कभी भी फूड डिपार्टमेंट को पे नहीं किए गए। इस टाइम पे जो गंदम पड़ी हुई है वो अराउंड 1.5 अरब रुपए, 150 अरब की है, लेकिन जो मार्कअप चार्ज हो रहा है वो 550 रुपए हो रहा है। अब उस मार्कअप को कैलकुलेट करके कहा जाता है कि हम आवाम को सब्सिडाइज आटा दे रहे हैं। मुझे आप बताएं कि 1800 में आपने खरीदी है 2 महीने पहले, 7% मार्कअप रेट है, तो 11 रुपए पर मंथ बनेगी। आज 2 महीने गुजरे हैं, 2 महीने बाद जब आप रिलीज करेंगे तो 22 रुपए मन आए। आपने 1800 में ली है, आप 1950 में देने जा रहे हैं, तो ये तो सिर्फ 22 रुपए एड अप होने चाहिए थे। आज के दिन मैं समझता हूँ अगर रिलीज होती है, अगर आप पूरा मार्कअप भी चार्ज कर लें 2 साल की गंदम है, तो वो सिर्फ आपका बनेगा 1822 रुपए प्राइस, लेकिन आप तो 1950 में दे रहे हैं। आप उस बैकलॉग का जो पिछले 12 सालों का एक पाइल ऑफ हुआ है, सारा अमाउंट जो बैंकों को नहीं दी गई, उसका मार्कअप भी इस गंदम पे डालते हैं और कहते हैं कि हमने इतनी सब्सिडी दी। नो डाउट कि हुकूमत ये लॉस बेयर कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आवाम को देखा जाए तो उसको जो करंट गंदम दी गई है उस पे मार्कअप चार्ज किया जाए, तो फिर गंदम की प्राइसेस कम सेटल होंगी, इशू प्राइस भी कम आएगी और आम को सस्ता आटा मिले। जी हरमीत। अच्छा सर, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे आवाज़ के टेक्निकल इशू लग रहा है, लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत को आप कोई, क्योंकि सब्सिडी की बातें हो रही हैं दोबारा कि हम आटा, चीनी, दाल, इन तमाम तर चीज़ों पे दोबारा कल जो बयान सामने आया हुकूमत वज़रा का, तो आप क्या मशवरा देंगे? जिस तरह हम देखते हैं कि आटा जो है, जिस तरह मैंने पहले बोला कि भाई आटा मेन जरूरत है, एक आम आदमी के लिए पहली रोटी है, वो चाहे वो रूखी सूखी रोटी खाए लेकिन उसने पेट भरना है। तो ऐसे क्या इकदाम हुकूमत को करने चाहिए ताकि जो रोटी है कम से कम ये सस्ती तो आम आदमी को मिले? आप जब तंदूर में जाते हैं तो 15 रुपए की रोटी है, उसकी भी अगर आप वजन करें तो वेट भी बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। सर देखिए बड़ा स्ट्रेट जो मैंने पहले भी बात की कि जितना मार्कअप जो आपने करंट ईयर में गंदम खरीदी है, जो आपके पास गंदम के स्टॉक से वही पड़ने हैं, उससे एडिशनल जो पिछला पाइल अप हुआ हुआ आपके सारे अमाउंट है, फंड है, या जो उसको आप कहते हैं कि हमने पिछले साल में सब्सिडी दी हुई है जो बैंकों को पैसे देने, उसका इससे कंसर्न नहीं है। वो आपकी एक हुकूमती मैं समझता हूँ पॉलिसी होनी चाहिए कि करंट गंदम जिस रेट पे खरीदी गई है आप 0% कर दें उस पर सब्सिडी, तब भी आपका 1822 रुपए 2 महीने मतलब आप पूरा एवरेज आउट कर लें तो 1875 से ऊपर गंदम की प्राइस नहीं जाती पूरे साल के अंदर। तो ये अगर आप ये इकदाम कर लें तो ये 50-60 रुपए 70 रुपए मिनिमम आप रिलीफ दे पाएंगे। दूसरा ये है कि अगर टारगेटेड सब्सिडी कर ली जाए तो वो लोग जो बिल्कुल गंदम या आटा नहीं खरीद सकते उनको आप एक सस्ता रेट पे आटा मुहैया कर दो या उनको इसके पैसे दे दें कि वो अपना रोजमर्रा की जरूरियात जो आटा, चीनी, घी है ये ले सके और अपनी जिंदगी गुजार सके। बहुत मुश्किल हालात है, इसमें कोई शक नहीं है बात के अंदर। तो इसके लिए हुकूमत को एक टारगेटेड सब्सिडी दे दी जानी चाहिए या कम से कम आटे पे जरूर रिलीफ होना चाहिए तो सस्ती रोटी आवाम को मिल सके। अच्छा आसिम ये बताइए कि जो आटा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लोग, आम आदमी जिस वक्त बात करता है वो कहता है कि जी आटे के नाम पे मुझे कोई क्वालिटी की चीज़ नहीं मिल रही, उसमें सब कुछ निकला हुआ है।
अब जब आप होल व्हीट वाला आटा लेते हैं, चक्की आटा जिसको बोलते हैं, तो उसकी प्राइस और ज़रा कहीं बढ़ जाती है। आप वो कह रहे हैं कि जो पर बोरी इतना फ़र्क पड़ेगा, इस फ़र्क को बहुत ज़्यादा उसमें देना पड़ेगा। तो ये बताइए वो क्वालिटी वाला आटा जो है वो उसके ऊपर असरात क्या पड़ेंगे और वो किस तरह से बेहतर किया जाए उसको? देखिए, हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो अब हो चुकी है एक वाइट रोटी और वाइट आटे की। हम जब गवर्नमेंट की रेशियोज को ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेक्टेड आटा लाल हो जाता है। जिस तरह मैं थोड़ा सा है टेक्निकल सा बात, लेकिन क्योंकि जो ब्रांड है इसकी एक्सपेक्टेड नॉर्मल डेज के अंदर हम 18-20% करते हैं। जब सरकारी गंदम का इजरा होता है, जब थोड़ा सा डेफिसिट हो गंदम, तो हुकूमत सख्ती करती है कि आप 10% या 11% ज्यादा छोड़कर ना निकालें। जब हम 10-11% छोड़कर आते हैं तो आटा लाल हो जाता है। जब आटा लाल होता है तो आम सारे शिकायत करता है कि ये क्वालिटी वैसी नहीं है जो उसकी जरूरत है। या तो फिर होल व्हीट हो या फिर उस एक्सट्रैक्शन रेशियो को तो नॉर्मल डेज में चल रही होती है। पिछले 7-8 साल से हम सर्कुलर रिजीम में थे वीट की अवेलेबिलिटी के हवाले से। उसमें हमारी ईटिंग हैबिट बिल्कुल व्हाइट रोटी की बन चुकी है। घर में भी अगर थोड़ा सा लाल आटा चला जाए तो हमारी खवातीन कहती है कौन सा आटा उठाना है। तो वो क्या है, वो ब्रांड एक्सपेक्टेशन ज्यादा हुई होती है जिस तरह से रोटी व्हाइट बनी हुई होती है। अब सरकारी तौर पे पिछले साल 60% आटा था, इसको बाद में 70% कर दिया गया। अब जब 10% एक्सेप्शन ज्यादा करेंगे हम आटे की और तो फिर कम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली लाल हो जाएगा आटा। अब ये वो वजूहात है जो ओपन मार्केट में गंदम की अवेलेबिलिटी से हम ज्यादा चोकर निकाल के आटा व्हाइट दे देते हैं, जिससे लोग शिकायत नहीं कर रहे होते। जैसे ही हम सरकारी रेशो पे जाते हैं तो वो एक एतराज भी आ जाता है और उसके ऊपर ये शिकायत आनी शुरू होती है कि शायद आटे में कोई मिलावट है या कोई ऐसा मामला है। हालांकि वो ऐसी चीज नहीं है, वो सिर्फ सरकारी जो एक्सपेक्टेड रेशियो है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी आपकी निकाला हमारे लिए। आने वाले दिनों में हमें लगता तो यही है जो सारी गुफ्तगू के बाद कि एक तो आटे की कीमत में और इजाफा होने जा रहा है। ये इजाफा कितना होगा उसके बारे में भी इन्होंने बताया, लेकिन हुकूमत से कम ये इल्तमास है हमारी कि इतना करें कि जो हरमीत ने जैसे बात की थी कि आम आदमी की ज़रूरत सबसे पहले आटे और रोटी की है। उसको कुछ और मिले ना मिले, उसको सब्ज़ी ना मिले, तरकारी ना मिले, सालन ना मिले, लेकिन वो रोटी के साथ भी पानी के साथ रोटी खा लेता है। उसकी रोटी कम से कम सस्ती होनी चाहिए। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ चौधरी इरफान ज़हीर होंगे। हम बात करेंगे न्यूजीलैंड सीरीज़ की, जिसका पहला मैच आज होने जा रहा है रावलपिंडी में। उसमें क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा, उसमें पाकिस्तान किस तरीके से खेलेगा, क्या चांसेस हैं और कितने स्पिनर शामिल होंगे टीम में, इसकी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। दोबारा हजी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है चौधरी इरफान ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? आज मैच कराने जा रहे हैं आप, और फिर तैयारी पता नहीं हमारी किस तरह की है। हम जब भी मैच होता है और टूर्नामेंट अब जब इस तरह के आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तानी टीम की फॉर्मेशन क्या होगी। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि ओपनिंग के बारे में कोई सही फैसला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किससे टीम ओपन करेगी। मिडल ऑर्डर हमारा क्राइसिस में है। ओपनिंग बॉलर 2 तो हमारे ठीक है, तीसरे के बारे में भी हम तशवीश का इजहार करते हैं। तो जरा बताएं ना, पाकिस्तान पहले तो कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है? कॉम्बिनेशन अभी लास्ट सीरीज जो ओडीआई इंग्लैंड के साथ खेली थी तो उनकी समहाउ सी टीम थी और वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इजीली थ्रू कर जाएंगे, बट 3-0 पाकिस्तान को हो गया। एडवांटेज ऑब्वियसली इस दफ़ा पाकिस्तान के साथ है क्योंकि हमारी होम सीरीज है और ये लड़के इन कंडीशन के साथ काफ़ी क्विंटस रखते हैं क्योंकि हमारी इन पिचेस के ऊपर बहुत खेले हुए हैं। और कम्बिनेशन की जो आपने सर बात की उसमें ऑब्वियसली फ़खर ओपन करेंगे, इमाम होंगे, फिर तीसरे नंबर पे बाबर आएंगे, 4 पे अब इफ्तिखार भी आ चुके हैं, उनको दोबारा कमबैक हुआ है, फिर रिजवान होंगे, साउथ शकील होंगे, शहीन शाह, हसन अली ये होंगे और फिर शादाब उससे पहले आ जाएंगे, जारी बात है वो थोड़ा पहले ऊपर आते हैं। 2 स्पिनर हैं जाहिद महमूद और हमारे पास जो आ रहे हैं उस्मान कादर, दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे क्योंकि साउथ शकील भी बॉल कर लेते हैं, इफ्तिखार भी बॉल कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 लेग स्पिनर के साथ ही जाएंगे, 2 लेग स्पिनर के साथ मेरा ख्याल है एक वाइस डिसीजन होगा और मेरा ख्याल है ये टोटल स्पिनिंग टैग बनाएंगे। अगर हम रावलपिंडी के स्टेडियम की अगर बात करें तो यकीनन यहाँ पे हमेशा पाकिस्तान को जीत जो है वो नसीब हुई। अगर न्यूजीलैंड की हम बात करें 2003 में लगभग इंजमाम की क़यादत थी टीम की, वो क़यादत कर रहे थे,
तब भी हमने जो है वो सीरीज अपने नाम कर ली थी। अब आपको क्या लगता है, नई टीम है, एक नई न्यूजीलैंड की टीम जो 20 साल बाद पाकिस्तान आई है, मेरे ख्याल में 18 या 20 साल बनते हैं ऐसे, 18 साल, तो क्या लगता है कि अपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग होगी, मुकाबला सख्त होगा या अजी? देखिए इंटरनेशनल साइड है, उनकी बी टीम आई है, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छी चीज यही है कि 18 साल के बाद एक बड़ी टीम हमारे पास आ रही है और इंटरनेशनल जो खुशियां हैं वो दोबारा बहाल होने जा रही हैं। शायद कि क्रिकेट भी देखेंगे मैच, लेकिन उनकी बी टीम आई है और हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश है उन्होंने भी इन्होंने T20 सीरीज इनको हरा दी है 3-2 से। आल-दो के लास्ट मैचेस के अंदर आके न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, अच्छा परफॉर्म किया। स्टिल दे बिलीव के दे हैव वेरी गुड प्लेयर, अभी भी उनके लड़के काफी अच्छे हैं और मेरा ख्याल है कि अच्छा हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। बट पाकिस्तान को इन कंडीशन को सामने रखते हुए थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है। ये वैसे बड़ा सवाल वाकई मेरा ये था कि न्यूजीलैंड इस वक्त अगर देखा जाए क्रिकेट में उनका बहुत नंबर 1 है, नंबर 1 ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग ओडीआई में नंबर 1 है। इसी तरह T20 में भी, इसी तरह टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। तो अब बी टीम में भी उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो भी इतनी बुरी नहीं है, मतलब जैसे आपने खुद ही कहा है। तो उसके खिलाफ हम क्या परफॉर्म करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जरा थोड़ा सा इस बात के ऊपर बात कर लें कि कोचेस तब्दील हो गए और अब ये टेम्परेरी कोचेस हमारे आए हैं। जो कोचेस हमारे से मिसबा भी गए, वकार भी गए, उसका कोई टीम के मोरल पे फर्क पड़ेगा? जी समहाउ देखिए बात तो रौसफ हुआ है कि बिल्कुल फर्क तो पड़ता है। आप 2.5-3 साल से टीम कम्बिनेशन जो चल रहा था, जिन्हीं कोचेस के साथ खेल रहे थे, खासतौर पे बाबर ने भी कल कहा कि उस पर बहुत प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक क्विंटस बन जाती है, एक हार्मनी होती है कोचेस के साथ, आप गाइडलाइन उनसे ले रहे होते हो। इसको रिगार्डलेस के वो किस तरह के कोचेस थे, वो नेगेटिव अप्रोच थी, टिमिड अप्रोच के साथ थे, वो एक सेपरेट डिबेट है, बट जाने से फर्क तो पड़ता है। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो सकलैन भी इनके साथ समहाउ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और रजाक भी काफी प्लेयर के साथ काम कर रहे थे और अभी रिसेंटली इनके साथ काफी इन्होंने काम किया भी हुआ है इन लड़कों के साथ, मोस्टली लड़कों के साथ। तो मेरा ख्याल है ये समहाउ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी पाकिस्तान के लिए कि आपके जो रिप्लेसमेंट में कोचेज आए हैं वो भी इसी तरह के लोग हैं जिनसे आप काफी एक्विंटेंस रखते हो, मिलते रहे हो और वो आपके कोचिंग के साथ आपके साथ काम करते रहे। और ऐसे वर्ल्ड कप के लिए नाम अनाउंस हो चुके हैं, मैथ्यू हेडन का हो चुका है, ठीक है, फ्लैंडर का आ चुका है। तो ये भी मेरा ख्याल है एक अच्छी अप्रोच है कि रिगार्डलेस है कि आप बिल्कुल ही कहीं क्लोज कर देते शटर को, आपने एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और एक इस तरह के थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड सेट वाले लोगों को आप लेके आ रहे हो जो आपको बेनिफिट दे भी सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क लेना बेहतर था और ये अच्छा गैम्बल खेला है पीसीबी ने। ये पिछली जो हमारी थी, हाँ हमीद, अगर हम देखें खासकर जी सर इरफान साहब, अगर हम देखें मिडिल ऑर्डर जो सबसे ज्यादा कमजोरी वहां पे पाई जा रही है, अब आपको क्या लगता है कि एक तो ओपनिंग की शुरुआत जो होगी क्या बाबर से और रिजवान से ही कराई जाएगी या उनका नंबर जो है वो दोबारा? नहीं, मैंने जैसे कहा ओपन तो फखर या साथ साथ जो मिडिल ऑर्डर है जी ओडीआई के अंदर फखर और इमाम करते हैं और बाबर 3 पे ही आएंगे, ओडीआई का उनका स्लॉट फिक्स है, वो नहीं चेंज करते। और जो रिजवान है वो 5वें पे आएंगे, चौथे नंबर पे मोस्ट लाइकली जो आएंगे इफ्तिखार आएंगे और छठे पे शायद या 5वें पे साउथ शकील भी आएंगे क्योंकि वो भी टीम का पार्ट है। तो कॉम्बिनेशन समहाउ ये डेवलप होता है और ओपनर तो ओडीआई के हमारे सेटल्ड है, उसको नहीं मोस्ट लाइकली ये छेड़ सकते, इन्हीं के साथ वो चलेंगे। ये बात बिल्कुल आपने सही की है। T20 में अभी हमें नहीं मालूम क्या होगा, मतलब उसके मुताबिक कॉम्बिनेशन हमें बताने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। जब विकेट के बारे में हम बात करें, आमतौर पे पिंडी की जो विकेट है वो थोड़ी सी बाउंसी होती है और फास्ट बॉलर को एज होता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा। तो अभी मेरे ख्याल में विकेट बिल्कुल फ्लैट बनाई जाएगी जहाँ पे स्पिनर, अगर 3 स्पिनर हो जाते हैं तो फिर जाहिर है। जहाँ तक पिंडी की विकेट की बात की आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें थोड़ा सा बाउंस कंपैरेटिवली लाहौर और अगर कराची की पिचेस की बात करें या मुल्तान की, उनसे ज्यादा होता है और बॉल थोड़ी स्विंग भी करती है अर्ली ऑन। बट इन्होंने अभी जो ऑब्वियसली इन्होंने जो बांग्लादेश की सीरीज अभी रिसेंटली देखी है कि बांग्लादेश ने टोटल इनको जो ट्रैप किया वो स्पिन ट्रैक से किया, इवन पहला ओवर ही स्पिनर करा रहा है और 2-3 ओवर के बाद सारे स्पिनर ही लगे रहते थे। तो वो भी इनके माइंड में एक चीज होगी। और एक इसमें सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है जो रमीज राजा से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, डीआरएस नहीं है, ठीक है, ये आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप जो वर्ल्ड कप का जो आपके पॉइंट्स है उसके अंदर ये सीरीज काउंट होनी थी, ठीक है। अब डीआरएस ना होने की वजह से, क्योंकि उसकी कंडीशन के अंदर ये मेंशन्ड है कि डीआरएस होना मैंडेटरी है, अब डीआरएस ना होने की वजह से ये सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज के तौर पे हो रही है, तो हमारा उसमें से ये एक्सक्लूड कर दी गई ओडीआई चैंपियनशिप के पॉइंट्स के अंदर से। ये कितनी एक अनफॉर्चुनेट चीज है, आपकी किसी ऐसी जगह पे किसी स्टोन एज में तो नहीं आ गए ना। अब हर कंट्री के अंदर आपका हर बोर्ड इतना
इतना वो माइंड सेट रखता है, इतना अवेयर होता है कि वो पहले ही सारी प्रिपरेशन करके रखता है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इरफान, जिस तरह आपने बात की न्यूजीलैंड के हवाले से कि उनकी बी टीम आ रही है, तो क्या आप नहीं समझते कि हमारे पास भी कम से कम अगर हम रिस्क लेते हैं, जो नए खिलाड़ी हैं उनको चांस दिया जाता, तो क्या रिस्क से माजी की तरह आज भी हम घबरा रहे हैं भैया, नहीं लेना है रिस्क? सर वो रिस्क नहीं लेना था ना, हमने वो लिया इंग्लैंड के खिलाफ, ए टीम हमारी खेली, उनकी सी टीम थी, तो हमें 3-0 हो गए। तो हम तो रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं रहे। तो हमें तो वैसे ये भी नहीं पता, कल मैं एक बड़ी अच्छी किसी ने वो ट्वीट की थी कि उसमें एक बी टीम पाकिस्तान की बनी थी, एक ए टीम बनी थी। तो जो बी टीम के मैं प्लेयर देख रहा था वो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे ए टीम से, जिसमें आमिर भी था, वहाब भी था, सरफराज भी थे, ठीक है, शेख मलिक भी थे। तो हमें तो अभी तक यही क्लैरिटी नहीं है कि हमारी ए टीम कौन सी है और बी टीम कौन सी है। चाहे बाकी कंट्रीज को ये तो पता है, हमारा जो लड़का परफॉर्म करता है उसको हम बाहर बिठा देते हैं, जो नहीं परफॉर्म करता हम उसको ले आते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जैसे रिस्क नहीं ले सकते ये लोग, जितना प्रेशर उन पे आया। और मेरा ख्याल है मिसबाह और वकार के जाने की सबसे बड़ी एक रीजन जो बनी वो यही बनी थी कि वो उन्होंने जो ओडीआई सीरीज हारी इंग्लैंड में और T20 सीरीज हारी, तो मेरा ख्याल लिस्ट लेना तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ले पाएंगे। अच्छा, आप गाने वाने तो सुनते होगे? हाँ, थोड़े बहुत। ए नैयर याद है आपको, मशहूर सिंगर हमारा, तो उसकी आज बर्थडे है। अच्छा, उसके हवाले से हम थोड़ा सा उसको याद करते हैं, आज उसकी बर्थडे मनाते हैं, और फिर टाइम मिला तो हम सवाल भी करेंगे। जी, ए नैयर की आज सालगिरह है, और ए नैयर पाकिस्तान इंडस्ट्री के एक बड़ी मशहूर सिंगर थे, बड़े यादगार गाने उनके हमारे सामने आए। मैं एक गाना हम चलाते भी हैं उनके लिए, आपके लिए, और देखें कि वो किस तरह से मतलब उनका है। आइए चल के गाना सुनते हैं जी। तो ये ए नैयर की सालगिरह थी, उस हवाले से हम जी। अच्छा, उसमें एक चीज और है कि विराट कोहली की भी रिटायरमेंट का ओडीआई में कैप्टनसी से बात करें तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। ये आपको याद होगा सब, हमने टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जो शो किया था, मैंने आपको कहा था कि विराट कोहली मुझे व्हाइट बॉल में कैप्टन नजर नहीं आ रहे। इसीलिए था कि ये T20 से भी इनको निकाला जाएगा। ठीक है, उनके बड़े बोर्ड है, प्लेयर बड़ा है, तो वो एक तरीके से करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। आज का मैच कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारा ख्याल यही है कि पाकिस्तान की टीम को आज मैच जीतना चाहिए। अभी इजाजत दीजिए, ब्रेक क्या आज तो खात्मा करते हैं और लंबी ब्रेक हमारी होगी, 2-3 दिन की होगी ब्रेक। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।